हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मोंटू साइंस किंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। मैं मोंटू वर्मा और हम बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और इसमें भी हमने पिछली क्लास में बात की थी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और यहाँ तक कि हमने एक टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल को कवर भी कर लिया था। और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वह लीवर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हेडिंग लगा दीजिए, लीवर। इसे यकृत भी कहते हैं। इसके अलावा इसे जिगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इसे जिगर क्यों कहते हैं? क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो लीवर होता है इसका इतना ज़्यादा महत्व होता है, इतना ज़्यादा योगदान होता है कि इसकी तुलना हमारे हृदय से की जाती है, हमारे दिल से की जाती है। लीवर को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो ये लीवर होता है ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर स्थित होता है। तो आइए इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पर होता है। दोस्तों, ये जो लीवर होता है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है यानी कि उदर गुहा होती है, उसकी दाईं तरफ डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। तो लिखिए, उदर गुहा, इसे एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। के दाईं तरफ डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके अलावा इसके वेट के बारे में बात करें, इसके भार के बारे में बात करें, तो इसका जो वेट होता है वो लिखिए, जो लीवर का वेट होता है दोस्तों वो लगभग 1.5 किलोग्राम के समथिंग होता है। यदि इसके कलर के बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो कलर होता है यह एक रेड ब्राउन कलर का होता है। तो लिखिए, रेड ब्राउन कलर का होता है। इसके अलावा जो ये लीवर होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। तो लिखिए इसको भी, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अलावा जो लीवर होता है इसे केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी ऐड कीजिए, इसे केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो लीवर होता है, लीवर की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं, यानी कि यकृत पालिकाएं कहते हैं। तो लिखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। जो लीवर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, हिपैटिक लोब्यूल यानी कि यकृत पालिकाएं। इसके अलावा क्या होता है कि जो लीवर होता है इसी के अंदर कफर सेल्स भी पाई जाती है, यानी कि कफर कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो इसको भी ऐड कीजिए, लीवर में कफर सेल्स भी पाई जाती हैं। ये जो दोस्तों कफर सेल्स होती हैं ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी कि भक्षक कोशिकाएं होती हैं।
जो कि विषैले जीवाणुओं को मारने का काम करती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, लीवर के अंदर एक संरचना होती है जिसे ग्लिसिन्स कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्लिसिन्स कैप्सूल होता है ये कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, यानी कि संयोजी ऊतकों का बना होता है, और इसका जो कार्य होता है वह होता है कि यह हमारे लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखिए ग्लिसिन्स कैप्सूल। ये जो ग्लिसिन्स कैप्सूल होता है संयोजी ऊतकों का बना होता है। तो लिखिए मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इसका जो कार्य होता है वो देखिए, इसका जो कार्य होता है ग्लिसिन्स कैप्सूल का, इसका जो कार्य होता है लीवर को सुरक्षा प्रदान करना। तो लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ लीवर। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हिपेटोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। हिपेटोसाइट्स, ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें हिपेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं लीवर की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। यानी कि यकृत की संरचना। दोस्तों ये जो लीवर होता है दो पालिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो आइए इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जो दोस्तों लीवर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है राइट लोब, यानी कि दाहिनी पालिका, एक होती है लेफ्ट लोब, यानी कि बाईं पालिका। दो पालिकाओं से मिलकर के बना होता है लीवर। इसके अलावा देखिए इस लीवर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि लीवर के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए इसका जो ये राइट लोब होता है दोस्तों, इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, यानी कि लार्ज साइज होता है। इसके अलावा जो इसका जो लेफ्ट लोब होता है, इसका जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है। ध्यान में रखिएगा, इसकी जो दाहिनी पालिका होती है वह बड़ी होती है, जबकि जो बाईं पालिका होती है वह छोटी होती है। एक चीज और देखिए, इसके अंदर जो इसका जो राइट लोब होता है इसके जस्ट नीचे एक संरचना पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, जिसे पित्ताशय भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय भी कहते हैं। ये जो पित्ताशय होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो लीवर के द्वारा जो बाइल जूस संश्लेषित किया जाता है उसको इसके अंदर संचित, वह जो बाइल जूस होता है इस पित्ताशय के अंदर संचित रहता है। तो लिखिए इसमें बाइल जूस यानी कि पित्तरस संचित रहता है, इकट्ठा रहता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें एक गॉल स्टोन होता है। वो गॉल स्टोन क्या होता है, नोट लगा करके लिखिए। गॉल स्टोन यह एक प्रकार की पथरी होती है। देखिए क्या होता है कि दोस्तों जो पित्त वाहिनी होती है
उसमें क्या होता है कि उसका जो मार्ग होता है, पित्तवाहिनी का जो मार्ग होता है, वह अवरुद्ध या सकरा हो जाने के कारण जो पित्ताशय के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा हो जाने से ही इसमें क्या होता है कि गाल स्टोन यानी कि पथरी का निर्माण हो जाता है। तो लिखिए पित्तवाहिनी का मार्ग अवरुद्ध या संकरा हो जाने से पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा हो जाती है। दोस्तों जो पित्ताशय के अंदर क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा हो जाती है, जिससे पथरी का निर्माण हो जाता है, जिसे गॉल स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, पथरी के चक्कर में क्या होता है कि दोस्तों इस पथरी के चक्कर में इस गाल ब्लैडर पित्ताशय को ऑपरेशन के द्वारा काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। उस कंडीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जब पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है उस कंडीशन में, देखिए क्या होता है दोस्तों। ये जो लीवर होता है, इससे सिक्रीशन होता है बाइल जूस। इससे सिक्रीशन होता है बाइल जूस यानी कि पित्तरस। जबकि ये जो पित्तरस होता है ये संचित रहता है, संचित या इकट्ठा रहता है पित्ताशय के अंदर यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर। तो लिखिए ये जो संचित रहता है वो रहता है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के अंदर। अब देखिए जो बाइल जूस होता है इसका कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है वो देखिए पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में वसा का पायसीकरण। अब आप मुझे बताइए कि जब गाल ब्लैडर को ही काट करके बाहर निकाल दिया जाएगा तो बाइल जूस होगा वो कहां पर संचित होगा। बाइल जूस संचित ही नहीं होगा, इकट्ठा ही नहीं होगा, क्योंकि गाल ब्लैडर ही नहीं है, पित्ताशय ही नहीं है। जब पित्ताशय ही नहीं है तो बाइल जूस संचित ही नहीं होगा, और बाइल जूस संचित ही नहीं होगा तो देखिए जो बाइल जूस का कार्य होता है कि पित्ताशय में वसा का पायसीकरण। जब पित्ताशय ही नहीं है तो वसा का पायसीकरण कहां से होगा, नहीं होगा। तो यही होता है कि इसका आंसर यही है कि वसा का पायसीकरण नहीं होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब पित्ताशय को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है तो इसका आंसर होता है कि वसा का पायसीकरण नहीं होता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लीवर के कार्यों के बारे में। तो आइए दोस्तों हेडिंग लगा दीजिए फंक्शंस ऑफ लीवर। यानी कि यकृत के कार्य। देखिए इसका जो पहला कार्य होता है वह होता है बाइल जूस का निर्माण करना यानी कि पित्तरस का निर्माण करना। तो लिखिए बाइल जूस यानी कि पित्तरस। देखिए इसका जो निर्माण होता है दोस्तों वो देखिए जो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो लीवर के द्वारा होता है। तो लिखिए लीवर के द्वारा। लीवर की भी पैरेन्काइमा सेल्स के द्वारा होता है। तो लिखिए पैरेन्काइमा सेल्स के द्वारा। इसके बाद देखिए जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है। तो बाइल जूस यानी कि पित्तरस का जो कार्य होता है वह होता है दोस्तों वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण। और ये जो वसा का पायसीकरण करता है यह होता है गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के अंदर। इसके बाद लिखिए जो बाइल जूस होता है ये संचित होता है यानी कि इकट्ठा होता है
तो दोस्तों जो बाइल जूस होता है, पित्तरस होता है, ये हमारी गाल ब्लैडर के अंदर यानी कि पित्ताशय के अंदर संचित होता है। तो लिखिए पित्ताशय के अंदर। जबकि जो इसकी पीएच होती है वह लिखिए 8.0, जो कि एक बेसिक नेचर की पीएच होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नोट लगा करके लिखिए कि बाइल जूस यानी कि पित्तरस एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि वह कौन सा रस है जिसके अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो वह बाइल जूस होता है जिसके अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए बाइल पिगमेंट्स यानी कि पित्तवर्णक। ये जो पित्तवर्णक होते हैं दोस्तों लिखिए, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन होता है दोस्तों येलो कलर का होता है, जबकि ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है। देखिए क्या होता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो जो हमारे नाखून और जो त्वचा होते हैं और यहाँ तक कि जो यूरिन होता है उसका रंग पीला हो जाता है। तो लिखिए, नोट लगा करके लिखिए एक, जब ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर त्वचा यानी कि स्किन, नाखून और यूरिन का कलर पीला हो जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो यूरिन का जो कलर पीला होता है वह एक यूरोक्रोम के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? यूरोक्रोम के द्वारा। यूरोक्रोम के द्वारा भी यूरिन का कलर पीला हो जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। बाइल सॉल्ट्स यानी कि पित्त लवण। देखिए कौन कौन से पित्त लवण होते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसके अलावा एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट और एक होता है सोडियम ट्यूरोकोलेट। ये दोस्तों ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये वसा के पायसीकरण के लिए अत्यधिक आवश्यक माने जाते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड के लिए। तो लिखिए, ये जो होते हैं वसा के पायसीकरण के लिए अत्यधिक आवश्यक माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों जो उसका जो निर्माण होता है वो लीवर के द्वारा होता है। लेकिन क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके नाम के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि पित्त रस का जो निर्माण होता है वो पित्त फॉर पित्ताशय करके आ जाते हैं, पित्त फॉर पित्ताशय। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो लीवर के द्वारा होता है, जबकि ये जो संग्रहित होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है। ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो लीवर का दूसरा कार्य होता है वो देखिए दोस्तों, वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय।
इसमें देखिए दोस्तों, इसमें एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो देखिए ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि दोस्तों ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ही ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो लिखिए, जो ग्लूकोज होता है इसका जब ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, यह प्रोसेस ही ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, ब्रेक डाउन। इसके अलावा तो जो दूसरी होती है वो देखिए, वो होती है ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ये जो ग्लाइकोजेनेलाइसिस होती है, इस ग्लाइकोजेनेसिस की जस्ट रिवर्स होती है, इसकी उल्टी होती है। तो देखिए क्या होता है कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाता है। तो लिखिए, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में चेंज होना ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाता है। यहां पर जो होता है ब्रेक डाउन होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है लीवर के अंदर। इसके अलावा यदि हम पादपों के बारे में बात करें तो जो पादपों में जो भोजन होता है वो संचित कहाँ पर रहता है, वो पत्तियों के अंदर संचित रहता है स्टार्च के रूप में। तो नोट लगा करके लिखिए, एक नोट लगा करके लिखिए, हमारे शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संचित रहता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो लीवर का तीसरा कार्य है वह होता है सिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यानी कि जो यूरिया का संश्लेषण होता है वह भी लीवर के द्वारा होता है। तो देखिए कैसे होता है। क्या होता है कि जो अमोनिया होता है ये चेंज हो जाता है किसमें, यूरिया में। दोस्तों जो लीवर में जो यूरिया का निर्माण होता है एक साइकिल के द्वारा होता है, एक प्रोसेस के द्वारा होता है जिसे ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जाना जाता है। ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। चौथा कार्य होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि लीवर सेल्स के द्वारा कुछ विषैले पदार्थों को उपयोगी पदार्थों में बदलना ही डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो लिखिए, लीवर सेल्स के द्वारा विषैले पदार्थों को उपयोगी पदार्थों में बदलना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद देखिए, जो लीवर का जो पांचवा कार्य होता है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण। क्लॉटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कि दोस्तों वे कारक जो रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यधिक आवश्यक माने जाते हैं, ब्लड को क्लॉट करने के लिए अत्यधिक आवश्यक माने जाते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। इसमें एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, और एक होता है फिब्रिनोजन। ये दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कारक हैं जो ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, ब्लड का थक्का जमाने के लिए अत्यधिक आवश्यक माने जाते हैं। इसके बाद देखिए, लीवर का छठा जो कार्य होता है वह होता है हिपेरिन का निर्माण। दोस्तों ये जो हिपेरिन होता है एक प्रकार का नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो लिखिए, नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर।
यानी कि प्राकृतिक प्रतिस्कंदित कारक। यह जो हिपेरिन होता है दोस्तों ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी कि ब्लड का थक्का होने से रोकता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो लीवर का जो अगला कार्य होता है वह होता है कि प्रेगनेंसी के समय जो भ्रूण होता है उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं या फिर आरबीसी का जो निर्माण होता है वह भी लीवर के द्वारा ही होता है। तो लिखिए 7वां कार्य लिखिए कि प्रेगनेंसी के समय भ्रूण में आरबीसी का निर्माण। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भ्रूण में जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह तो लीवर के द्वारा होता है, जबकि एडल्ट यानी कि वयस्क अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वह बोन मैरो के द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा, बोन मैरो के द्वारा होता है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। कब? एडल्ट अवस्था में यानी कि वयस्क अवस्था में। वयस्क में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो बोन मैरो के द्वारा होता है, बोन मैरो में होता है, जबकि जो भ्रूण में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो लीवर के द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। इसके बाद दोस्तों लीवर का अगला कार्य लिखिए। जो लीवर होता है यह जो जहर का प्रभाव होता है उसको कम करने का कार्य करता है। तो लिखिए जो यह लीवर होता है जहर के प्रभाव को कम करता है। लीवर सिरोसिस। ये जो लीवर सिरोसिस होता है दोस्तों एक प्रकार का डिजीज होता है, एक प्रकार का रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति शराब का अत्यधिक सेवन करता है तो क्या होता है कि शराब के अत्यधिक सेवन करने से उसका जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो लिखिए शराब के अत्यधिक सेवन से लीवर डैमेज हो जाता है। इसके बाद एक नोट लगा करके लिखिए दोस्तों, एक हार्मोन होता है हिपेटोक्राइनिन हार्मोन। हिपेटोक्राइनिन हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है दोस्तों बाइल जूस के संश्लेषण के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। तो लिखिए सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस यानी कि पित्तरस। बाइल जूस के संश्लेषण के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। इसके बाद एक हार्मोन और होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, इसे सीसीके के नाम से भी जाना जाता है, सीसीके। देखिए इसका क्या कार्य होता है। ये जो हार्मोन होता है दोस्तों गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो लिखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय के संकुचन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। जैसे ही ये जो गॉल ब्लैडर होता है पित्ताशय जैसे ही संकुचित होता है तो क्या होता है कि लीवर होता है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे लीवर एक्टिव होता है तो इस लीवर से क्या होता है कि बाइल जूस का सिक्रीशन होने लग जाता है, सिक्रीशन होता है बाइल जूस का यानी कि पित्तरस।
दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि वह कौन सा हार्मोन है जो बाइल जूस यानी कि पित्त रस के संश्लेषण के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है हिपेटोक्राइनिन हार्मोन। जबकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि वह कौन सा हार्मोन है जो पित्ताशय के संकुचन के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है, तो इसका जो आंसर होता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जिसे सीसीके के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक नोट लगा करके और लिखिए। एक होती है हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, इसे कहते हैं यकृत अग्नाशयी वाहिनी। ये जो हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है दोस्तों, दो नलिकाओं से मिलकर बनती है। देखिए कौन कौन सी वो दो नलिकाएं होती हैं। एक होती है पित्ताशय नलिका और एक होती है अग्नाशयी नलिका। और ये जो हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये जो ग्रहणी के जो ओडी अवरोधनी वाल होते हैं उनके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो लिखिए ओडी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसके अलावा देखिए एक नलिका और होती है मूल पित्त वाहिनी। ये जो मूल पित्त वाहिनी होती है ये भी दोस्तों दो नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है पित्ताशय नलिका और एक होती है यकृतीय नलिका। दोस्तों देखिए यहां से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है जो यकृत अग्नाशयी वाहिनी होती है किन दो नलिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके नाम के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि यकृत अग्नाशयी, यानी कि एक तो यकृत होगा और एक या फिर अग्नाशयी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए आप, जो यकृत अग्नाशयी वाहिनी होती है एक पित्ताशय नलिका से और एक अग्नाशयी नलिका से मिलकर के बनी होती है। यकृत नलिका इसमें नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जो यहाँ से पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।